आचार्य जी, अभी स्कूल से एक सवाल दिमाग में उठता है। जैसे अभी एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं, तो सबके मार्क्स आते हैं, तो बहुत कॉम्पिटिशन जग जाता है सबके ऊपर कि उसके कितने आए, मेरे कितने आए। ये कॉम्पिटिशन सच में वर्थ इट होता है कि बस ऐसे ही होते हैं ये सब? मतलब देखो, अगर दूसरे को देख के तुम्हें ये प्रेरणा मिलती हो कि इस विषय में मैं भी तो और बेहतर हो सकता हूँ, तो ठीक है, फिर दूसरे की ओर देख सकते हो। कंपटीशन का, प्रतिस्पर्धा का यही मतलब होता है ना कि तुम चाह रहे हो दूसरे से आगे निकलना। दूसरे से आगे निकलना किस तौर पर? मुझे गणित अच्छी लगती है और नंबर मेरे आते थे हर बार 90, 92, 94, और है कोई जो लाता है 98, और उसको देख करके मुझ में ये एहसास जगे कि 98 लाना संभव है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तुम देखो दूसरे की ओर, दूसरे को देख करके फिर तुम्हें अपनी सोई हुई शक्ति की याद आएगी। तुम कहोगे जो उसके पास है वो मेरे पास भी है, प्रेम गणित से मुझे भी है, तो मैं क्यों अटक जाता हूं 90 पर? वहां तक ठीक है। पर अगर तुम्हें गणित से प्रेम ही ना हो और तुम कोई दौड़ सिर्फ इसलिए दौड़ रहे हो कि दूसरा भी दौड़ रहा है, तब कोई बात नहीं। समझे बात को? हुँ? पहली चीज होनी चाहिए प्रेम, और यदि प्रेम है तो उसके बाद प्रतिस्पर्धा भी शुभ है, क्योंकि प्रेम बहुत व्यापक होता है, उसमें प्रतिस्पर्धा के लिए भी जगह है। ये बात सुनने में अजीब लगेगी, पर सब जानो, प्रेम बहुत व्यापक है। गोपियां कृष्ण को लेकर के गाती हैं, कहती हैं वो देखो, वो चिड़िया है फलानी, उसको चिड़ा मिला हुआ है, कृष्ण तुम हमें क्यों नहीं मिलते? अब ये दूसरे की ओर ही तो देख रही है ना। लेकिन गोपियों की दृष्टि में प्रमुख क्या है, कृष्ण या चिड़िया चिड़ा? कृष्ण। कृष्ण प्रमुख है, तो फिर वो चिड़िया चिड़ा को भी देख रही हैं, तो उन्हें याद यही आ रहा है कि हमारा प्रेम अभी और सघन हो सकता है, हमारा योग अभी और उन्नत हो सकता है, हम कृष्ण से और निकटता से मिल सकते हैं। फिर ठीक है, प्रेम पहले होना चाहिए, फिर तुम कर लो प्रतिस्पर्धा। वो प्रतिस्पर्धा खेल जैसी होगी, फिर उसमें कोई विष नहीं रह जाएगा। हुँ? अधिकांशतः प्रतिस्पर्धा के पीछे कोई प्रेम नहीं होता। अधिकांशतः प्रतिस्पर्धा में सिर्फ तुलना, ईर्ष्या और असुरक्षा होती है, दूसरा कहीं आगे ना निकल जाए, और तुम्हें ये पता भी नहीं होता कि तुम किस दिशा में आगे निकलने की बात कर रहे हो। तुम इतने भटके हुए, भ्रमित और बेहोश हो कि तुमने देखा कि कोई किसी भी दिशा में भाग रहा है, तुम कहते हो अरे बाप रे आगे निकल गया, चलो हम भी भागते हैं। ये ऐसी सी बात है कि तुम यहां बैठे मुझे सुन रहे हो, यहां पीछे किसी को देखो दौड़ लगाते हुए, और तुम भी दौड़ लगाने लगो और पूरी जोर से लगाओ कि मुझे इससे आगे निकलना है। तुम्हें पता भी है वो क्यों भाग रहा है, तुम्हें पता भी है किस दिशा जा रहा है, तुम्हें पता भी है कि तुम क्यों उससे आगे निकलना चाहते हो, पर अगर डरे हुए हो, बदहवास हो, तो जिसे ही दौड़ते देखोगे और जहां को भी दौड़ते देखोगे तुम्हें लगेगा हम पिछड़ गए। ये अधिकांश प्रतिस्पर्धियों की हालत होती है, उस चक्कर में मत फंसना। प्रेम अगर पहले है तो उसके बाद जो होता है सब ठीक होता है। बरसाने में लठमार होली चलती है, जानते हो? तो प्रेम में फिर लठ भी स्वीकार्य है, प्रेम होना चाहिए। विज्ञान पढ़ते हो प्रेम हो, गणित पढ़ते हो प्रेम हो, और प्रेम से आशय यह है कि सच्चाई की ओर आकर्षण, सच्चा आकर्षण। कि गणित पढ़ रहे हो तो और उसमें गहरे घुसना चाहते हो, इसी को तो कहते हैं सच्चाई जानने की कोशिश, कि ये जो बात कही गई ये क्यों कही गई। ये सामने एक थ्योरम, एक प्रमेय रखा है, ये कैसे आ गया,
या रट लिया बस और उसका उपयोग करने लगे? नहीं, ऐसे नहीं, हमें जानना है ये क्या चीज है, क्यों कह दी, कैसे कह दी। भले ही वो पूर्णतया भौतिक हो, भले ही वो पूर्णतया संख्यात्मक हो, लेकिन फिर भी हमें जानना है कि बात है क्या। जिज्ञासा प्रबल हो, इस जिज्ञासा का बड़ा गहरा संबंध है प्रेम से। उसके बाद अगर तुम देखो कि कोई और है जो तुमसे ज्यादा समझता है, जो तुमसे ज्यादा उत्तीर्ण है, जो तुमसे ज्यादा अंक ला रहा है, तो बेशक उसकी ओर देखो, देखो और उससे प्रेरणा ग्रहण करो, सीखो कि अच्छा ये संभव है। हम व्यर्थ अपने लिए सीमा ना बनाएं कि 90 ही हमारी सीमा है, 98 भी तो संभव है। आचार्य जी, जो निशित का सवाल था उस पर हम दोनों में अक्सर बहस होती है। उसे जिज्ञासा बहुत है, तो वो अपना बायजूस क्लास 8-9 का है वो नहीं पढ़ेगा और MIT के प्रोफेसर्स का लेक्चर सुनेगा यूट्यूब पे, और चांद सितारों और पता नहीं उसका क्या क्या थ्योरम बताता रहता है, बहुत ही गहन गहन। तो पर अभ्यास नहीं होने से सिंपल डिवीजन में भी गलती हो सकती है, और एक तरफ तो बहुत ही ऊंची बातें करता है और एक तरफ सिर्फ अभ्यास की कमी है, नॉलेज की और अंडरस्टैंडिंग की कहीं कमी नहीं अपने लेवल क्लास में, पर अभ्यास नहीं होने से उसमें मन नहीं लगता। 2-4 सम बनाने के बाद ऊब होने लगता है उसको। पर MIT का लेक्चर वो 3 घंटे सुन लेगा, एक प्रोफेसर के बाद दूसरे प्रोफेसर को सुन लेगा, फिर तीसरे। ठीक है, कोई दिक्कत करेगा अभी क्या और वो। इसके बावजूद में हमें रिपोर्ट मिलती है कि आपका बच्चा देखता नहीं है, पर वो उसका नेट यूजेज तो पूरा है, उन्हें पता रहता है कितना नेट यूज किया है। कोई बात, मैं भी यही करता था। कोई चौथी कक्षा में उपनिषद पढ़ेगा तो समझ में क्या आएगा, पर पढ़ मैंने सब लिया था, छोड़ा कुछ नहीं था। इसलिए टीचर्स भी परेशान रहते हैं, इसका यही टीचर्स क्या जानते हैं, उनको तो ये पता है कि हमें 2 चैप्टर दे दिए गए हैं, इस 2 चैप्टर में रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। उनको छोड़िए, उसको जीवन देखना है ना, उसको कोई यही नहीं है कि एक छोटे से संकीर्ण विषय भर में पारंगत होना है। पर वहाँ जाने का MIT में या कहीं पे भी रास्ता तो यही संकीर्ण वाला ही है ना। तो वो इसलिए थोड़ी पढ़ रहा है MIT वालों को कि वहाँ MIT पहुंच जाए। हाँ, वो तो निरुद्देश्य पढ़ रहा है ना, उसके पास उद्देश्य होता तो वो जो अभी उद्देश्य दिया गया उसी को पढ़ लेता। वो तो निरुद्देश्य पढ़ रहा है, और जो निरुद्देश्य विकास होता है, जो निरुद्देश्य फूल खिलता है, वो बहुत सुंदर होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका अभी का जो भी पाठ्यक्रम है उस पर ध्यान न दे, निश्चित रूप से ध्यान दे, पूरा पूरा ध्यान दे, लेकिन उसके अलावा वो बाकी जो भी चीजें कर रहा है उनको आप ना गलत समझिएगा ना बुरा समझिएगा। अभी यहाँ बैठे बैठे वो पूछे कि वो हेलीकॉप्टर की जो आवाज आ रही है वो गूंजती हुई सी क्यों आ रही है, तो हो सकता है उसको उत्तर न समझ में आए, लेकिन उसका ये पूछना ही बड़ा शुभ लक्षण है। पूछने दीजिए। अभी आपको ऐसा लगेगा जैसे सब व्यर्थ जा रहा हो, क्योंकि हमने निरुद्देश्य को व्यर्थता के साथ जोड़ रखा है। हम जहां उद्देश्य नहीं पाते हमें लगता है कि व्यर्थ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। निरुद्देश्य होना निष्फल होने के बराबर नहीं है। निरुद्देश्यता में बड़ी बड़ी मंजिल मिल जाती है, बड़े बड़े उद्देश्य मिल जाते हैं। जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे बहुत कुछ मिल जाता है। हाँ, अप्रत्याशित मिलता है, आपको पता नहीं होगा क्या मिलेगा। वो जब मिल जाता है अनायास, तब लगता है ये कहां से मिल गया इसको। फिर समझ में आता है कि ये जो यूं ही भटकता रहता था
वहां से मिला है। लेकिन आपकी मैं अड़चन समझता हूं, व्यवहारिक तौर पे आप जो कह रही हैं कि उसको जो भी अभी अपनी कक्षा के अनुसार पाठ्यक्रम मिला है उसे वो पढ़ना चाहिए, वो बात अपनी जगह ठीक है, वो उसको पढ़ना चाहिए। पढ़ा करो भाई। हम्म। मैं आपको बताऊं, 16 या 18 की उम्र के बाद तो जो शिक्षा दी जाती है वो तो ऐसा होता है जैसे गाड़ी छूट गई और पीछे पीछे भाग रहे हैं, कवर अप करने की कोशिश होती है। और मैंने अपने आप को बड़ा असहाय अनुभव किया है कई बार। जब तक मुझे युवा लोग मिलते हैं या प्रौढ़ लोग मिलते हैं, बड़ी देर करके मिलते हैं, जिन बच्चों के जीवन में आरंभ से ही सम्यक शिक्षा, सद्विचार प्रविष्ट हो जाए, उनका कहना, उनकी बात अलग होती है। और यही बिल्कुल उचित उम्र होती है, 8 वर्ष, 10 वर्ष, बल्कि थोड़ा और पहले ही 6-7 वर्ष, जब धीरे धीरे करके सरल तरीके से, सुग्राह्य तरीके से बच्चों के जीवन में बोध का प्रवेश शुरू हो जाना चाहिए। तब फिर वो जब युवा होते हैं तो फिर युवा होते हैं। क्यों प्रसन्न? हाँ। आज के दिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे यहाँ सही लग रहा है या फिर जहाँ से मैं वहाँ से। तुम क्यों इतनी जांच पड़ताल में लगे हो? तुम सुनने आए हो या जासूसी करने? जस्ट बी, don't be so scared that you are continuously examining. Your being is certain and beyond doubt, so why must you keep testing it all the time? और अपने भावों के, अपने विचारों के, अपने मूड के बहुत न तो समर्थक रहो न गुलाम। लग रहा होगा जैसा लग रहा होगा। अभी मेरे दाएं गाल को कैसा लग रहा है? ठंडा ठंडा। और मेरे बाएं गाल को कैसा लग रहा है? गरम गरम। मैं इनकी सुनने लगूं तो ये गालम गाले चक्कर में ही पड़ा रह जाऊंगा।
और तुम मुझे बता रहे हो उधर ऐसा लग रहा है और उधर ऐसा लग रहा है। अरे जैसा लग रहा है तो लग रहा है। मेरा ये कान गर्म हो गया तो ये कान कहता है नहीं साहब ठंडा हूँ। मैं तो ठंडा हूं, तो क्या करूं? तो मन कुछ बोले तो जवाब क्या दोगे? तो सर जी कई बार ये चीज़ मैंने सोची है कि मतलब मुझे स्कूल टाइम से ही ये लगता है कि जो स्कूल में सुबह सुबह जो प्रार्थना होती है उसका कुछ मतलब नहीं होता। अगर उसकी जगह पे सुबह योगा और अगर हम उस टाइम पे उनको थोड़ा वेद का ज्ञान दें सुबह के टाइम तो वो बच्चे बहुत अच्छा कर जाएंगे। जहाँ उनको सुबह सुबह ये जो है वो लोग गाते हैं हमें शक्ति दे माँ और शांति वो क्या कहते हैं शक्ति हमें हमें देना दाता जो भी होती है प्रार्थना। प्रार्थना में गलती नहीं है। प्रार्थना समझा के नहीं की जाती, इसमें गलती। गीत तो सुंदर है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, बहुत सुंदर। उसके अर्थ समझाओ, उसे उनके जीवन से संबंधित करके दिखाओ, उसका व्यवहारिक प्रयोग बताओ। वो नहीं होता, ये गलती। और दूसरी बात, एक ही प्रार्थना बड़े समय तक रखते रह जाते हैं, साल भर। हफ्ते दर हफ्ते उसको जरा बदलो। एक ही बात को नए नए और मनभावन तरीकों से बताओ। नहीं, मन को तो जानते हो ना कैसा है। कोई चीज़ अगर उससे तुमने 2 हफ्ते लगातार करवा दी, हफ्ते भी लगातार करवा दी, तो वो फिर कहेगा मैं ऊब गया, मैं ऊब गया, और खूब वो शोर मचाएगा। हम्म लेकिन होता क्या है कि 3-4 प्रार्थनाएं हैं। अब जब मैं स्कूल में था तो 12 साल की जो लाइफ है उसमें 3-4 प्रार्थनाएं हैं बस वही चली और वो भी समझाई नहीं गई। हाँ, तो बस वो फिर उबोगे। प्रार्थना जब समझी जाती है और प्रार्थना का जब अपने जीवन से संबंध पता चलता है, तब प्रार्थना में प्राण आते हैं, अन्यथा नहीं। तो अभी जो आपने कहा कि उस छोटी एज से ही हमें वो करना चाहिए तो अगर हम स्कूल से कोशिश करें तो हम काफ़ी चेंज ला सकते हैं। पर अब तुम स्कूल में नहीं हो, अपनी बात करो। वो बातें इसके लिए उपयोगी हैं। तुम्हारे लिए अब स्कूल की बात करना व्यर्थ की ज्ञान चर्चा है। क्या करोगे स्कूल की बात करके? ना तुम्हारे बच्चे हैं स्कूल वाले, ना तुम स्कूल में हो। तो तुम अब अपने जीवन की बात करो। इस बात को लेके बड़े सतर्क रहा करिए। ऊंची से ऊंची बात अगर आपसे संबंधित नहीं है तो आपके किस काम की है? सीढ़ी होती है, उसमें नीचे से लेके ऊपर तक 1000 पायदान है, और बहुत ऊंचे ऊंचे पायदान भी हैं। आपके कौन से काम का है? जो तुम्हारे पास में है, जहां पर तुम हो उससे एक आगे वाला, एक पीछे वाला, कि 2 आगे वाला, इतना बस तुम्हारे काम का है। बाकी बातें कर रहे हो व्यर्थ हैं। तुम अपने आप को दिलासा दे रहे हो जैसे कि तुम बड़ी ऊंची बात जानते हो करना। अपनी बात करो ना। स्कूल की बात प्रसन्ना को करने दो। वारी अब दूर